हम फ्लाई करने लगे हैं थोड़ी ही देर में। स्पेशल एयरक्राफ्ट वज़ीर-ए-आज़म साहब भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। फ्लाई करेंगे हम ताजिकिस्तान के लिए कासा 1000 का प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट क्या है, पाकिस्तान को इससे कितनी बिजली मिलेगी, कितने सालों बाद मिलेगी, पाकिस्तान के अवाम को क्या फ़ायदा होगा, ये आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम थोड़ी देर के लिए कुलब एयरपोर्ट पे उतरे हैं। यहाँ पर सैयद अली हमदानी का मज़ार है जहाँ पर हाजिरी देनी है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने और उनके साथ वफ़द ने भी। यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म साहब को रिसीव करने के लिए फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दौलत अली सैद मौजूद होंगे। अभी थोड़ी देर में मेरे पीछे आप देखेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म साहब उतरेंगे और उनको रिसीव करने के लिए ताजिकिस्तान के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर होंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. مغفرت گناهان کشنده ارواحها خداوند قادر و توانا بعد از قبول اصحاب آیت‌های خوانده شده برسانید به روح حضرت میر سعید علی حمدانی. सर, आपको कैसा महसूस हो रहा है सैयद अली हमदानी शाह के मज़ार पे हाज़िरी देकर? तारीख़ी जगह है, तारीख़ी हस्तियाँ हैं, बड़ी खिदमत हैं इनकी इस्लाम के लिए और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा हो गया जो यहाँ से आगे अब जा रहे हैं वहाँ पे कैपिटल में। आपको एक रूहानी ताल्लुक़ महसूस हो रहा है क्योंकि कश्मीर में बहुत अरसा गुजारा सैयद अली हमदानी ने। जी, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं दोशंबे के सरीना होटल। यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब क़याम कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। किर्गिज़ के हेड ऑफ स्टेट भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ताजिकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को रिसीव उन्होंने किया है। आपने देखा एयरपोर्ट पे कासा 1000 जो कि 1222 किलोमीटर सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया एनर्जी कनेक्टिविटी ट्रांसमिशन एंड ट्रेड का प्रोजेक्ट है। किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान जो कि समर टाइम में इनके पास पानी वाफर मिकदार में होता है, तो उस पानी को बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करने में ये एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिससे 1300 मेगावाट बिजली हासिल होगी। पाकिस्तान तक भी तकरीबन 1300 मेगावाट, 1000 से 1300 मेगावाट के करीब ये बिजली पहुँचेगी और इसके लिए 1222
किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी किर्गिज रिपब्लिक से लेकर ताजिकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान से वो पाकिस्तान आएगी और पाकिस्तान आएगी वो पेशावर आप जानते हैं कि इमरान खान साहब की वहाँ पर हुकूमत है, लेकिन नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में पेशावर के लिए जो इनिशियली ये प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, फ़ायदा तो नेशनल ग्रिड को होगा जितनी भी बिजली कासा से आएगी। ये मंसूबा 2018 में मुकम्मल होगा। इसकी प्राइस कितनी है वो भी आपको बता देते हैं। इनिशियली जो एस्टिमेट लगाया गया है तो तकरीबन 1 मेगावाट 10 रुपए का पड़ेगा, 1 यूनिट बिजली 10 रुपए की पड़ेगी हुकूमत पाकिस्तान को, और वो सारिफ तक पहुंचेगी तकरीबन 12 से 13 रुपए। महंगी बिजली का प्रोजेक्ट है, तो फिर पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट की तरफ क्यों जा रहा है? और पाकिस्तान के अपने पास पानी वाफर मिकदार में मौजूद है, तो पाकिस्तान अपने पानी को इस्तेमाल करने के लिए अपनी सलाहियत क्यों नहीं बढ़ाता? ये सब डिस्कशन करेंगे। लेकिन कासा 1000 सेंट्रल एशिया साउथ एशिया की कनेक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इसके लिए है तो ये हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट, लेकिन इसके लिए सेंट्रल एशिया में पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बूम हो सकती हैं, बूस्ट हो सकती हैं। पाकिस्तान कितना फ़ायदा उठा सकता है कासा 1000 से? वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से भी बात करेंगे, वफाकी वज़ीर पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ साहब से भी बात करेंगे, तारिक फातमी साहब से भी बात करेंगे और दीगर ऑफिशियल्स से भी आपकी बात करवाएंगे। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। स्टे विद अस। वी आर राइट नाउ एट दोशंबे सेरेना होटल, जहाँ पर वज़ीर आज़म साहब के साथ हम सब डेलीगेशन वगैरह ने स्टे किया हुआ है। साइनिंग सेरेमनी होगी, सब आप तक पहुँचाएंगे। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर पानी और बिजली और वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। इनसे हम बात करेंगे कि कासा 1000 से पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा क्या होगा, कब फ़ायदा होगा, और चूँकि वज़ीर दिफा भी हैं तो हम इनसे कासा मंसूबे के हवाले से सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। यू वेलकम जी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये बताएं कि बड़े इश्तिहारात चलते हैं, बड़े टीवी पे बातें होती हैं आपकी पार्टी के हवाले से, बार बार वो लोड शेडिंग ख़त्म करने के आप लोगों के बयानात, वो दावे सुनाए जाते हैं, चलाए जाते हैं। मुझे ये बताएं, कासा 1000 से पाकिस्तान के लोगों को बिजली कब मिलेगी, लोड शेडिंग से निजात कब मिलेगी? तो मैं ये सारे सवालात के आपको जवाब देता हूँ। आप भी एक बात बताएं, आप इस सीन पे खासी देर से हैं, जर्नलिज्म के सीन पे। आप बताएं कि पिछले 3 साल में बिजली की सिचुएशन इम्प्रूव हुई है या वैसी है? थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है। कितनी इम्प्रूव हुई है? अगर शहरों परसेंटेज मुझे बता दें। सर, मैं तो अगर आपको एक गरीब के घर की सूरत हाल बताऊं तो आप चलें लाहौर शहर बता दें, सियालकोट बता दें, गुजरांवाला बता दें, इस्लामाबाद बता दें। क्या सर, शहरों में अभी भी 8 घंटे होती है लोड शेडिंग, डिपेंड करता है। लाहौर के मज़ाफ़ात में 8 घंटों की अभी भी होती है, देहातों में 10 घंटे की। देखें, ये मेरा ख्याल है कि आप थोड़ा सा जो है ना कंजूसी से काम ले रही हैं। आप इंडस्ट्री जो है सारे पाकिस्तान में ज़ीरो लोड शेडिंग है, आप चेक करें प्लीज़। यू आर बीइंग अनफेयर, यू आर बीइंग वेरी अनफेयर। अक्टूबर 2014 से आपकी इंडस्ट्री जो है ना वो ज़ीरो लोड शेडिंग पे है। आप ही रिपोर्ट करती होंगी जब जुलूस निकलते होंगे फैसलाबाद में, मुल्तान में, और लोग सड़कों पे आते थे, बेरोज़गार लोग। पिछले 3 साल से सड़कों पे कोई बेरोज़गार बंदा जुलूस लेके नहीं निकला। लोड शेडिंग अभी भी है, लेकिन मैं जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री में ज़ीरो लोड शेडिंग है, और आज से नहीं पिछले 1.5 साल से ज़ीरो लोड शेडिंग है। 10 साल के बाद पहली दफ़ा आपके CNG के पंप्स जो हैं पंजाब में जो है वो चल रहे हैं। इसके अलावा जो है आपके तमाम कैप्टिव प्लांट्स जो हैं बिजली के जो मिल्स के अंदर हैं, फैक्ट्रियों के अंदर हैं, वो चल रहे हैं। इस वक्त जो बिजली की सिचुएशन है वो आज से 3 साल कबल जो है पाकिस्तान में उससे इम्प्रूव हुई है। नहीं, आप जो ये इतना जो आपने कहा है ना, ये सर मैंने सर आपको अभी आपकी गवर्नमेंट को आए 3 साल हुए हैं ना, मतलब बाकी 2 साल में मजीद बढ़ जाएगा। 3 साल में मैं बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि लोड शेडिंग के अंदर कम से कम हमने 50% जो है इम्प्रूवमेंट की है।
चलिए इसको बढ़ा लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। मेरा मतलब है लेट्स बी फेयर, मैं आपको बिल्कुल सही जवाब दूंगा, आपको गलत जवाब नहीं दूंगा, लेकिन आप भी जो हकीकतें हैं उनसे चश्मपोशी मत करें। खैर साहब, वो आपकी ज़बानी पहुंच रही है ना आवाम तक, हकीकत आपकी 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 भी मुस्तनद आवाज़ है, आपकी ज़बान से भी ये हकीकत जो है लोगों के पास पहुंचनी चाहिए। चले हम कोट करते हैं फैक्चुअली जो फैक्ट्स पुट अप किए हैं वफाकी वजीर पानी और बिजली साहब ने कि 50% लोड शेडिंग में कमी हुई है, लेकिन 50% अभी भी है, तो ये फरमाएं। और हम इंशाल्लाह ताला 2018 के इलेक्शन तक जो है ना पाकिस्तान को इस अजाब से जो है ना इंशाल्लाह ताला निजात दिलाएंगे। ठीक है सर, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा ये रिजॉल्व है। लेकिन ये फरमा दें कि कासा 1000 से बिजली कब मिलेगी, और जो 50% रह गई है लोड शेडिंग वो कासा 1000 से मिलने से कब तक ख़त्म हो जाएगी? देखिए कासा 1000 जो है वो 2018 तक आपको बिजली नहीं देगा। ये कासा 1000 जो है 2019 की गर्मियों में या फिर 2019 की, क्योंकि ये गर्मियों का 4 महीने 5 महीने आपको बिजली सप्लाई करेगा ये प्रोजेक्ट जो है। तो इसलिए अगर 2019 की गर्मियों में ये बिजली ना आई तो ये 2020 की गर्मियों में आपके पास इंशाल्लाह ताला ज़रूर पहुंचेगी। और ये हमारे ग्रिड में एक ज़रूर एडिशन ऐसी होगी जो जो हमें जो हमारी ज़रूरियात जो है वो किसी हद तक पूरी करेगी। सस्ती बिजली है, बहुत सस्ती नहीं है लेकिन सस्ती बिजली है। ये एक नया तजर्बा है जो हमारे रीजन में हो रहा है कि हम बिजली इंपोर्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम थोड़ी सी तादाद में को तकरीबन 100 मेगावाट के करीब हम बिजली ईरान से भी इंपोर्ट करते हैं, जो हमारे कोस्टल एरियाज़ को गवादर और पसनी वगैरह को मिलती है। तो ये एक इस रीजन के लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। और ये जो हमने तकरीबन 11,000 बिजली ऐड करनी है 2018 में तक, जो हमने ऐड करनी है 31,000 यूनिट जो है वो मेगावाट हमारी बिजली हो जाएगी। ये उसमें ये शामिल नहीं है प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट जो है आपको तकरीबन 1 साल उसके बाद जो है 2018 के 19 तक। खैर साहब, आपने बात की बिजली के सस्ते होने की, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मेरे पास जो खबर पहुंची है कि कासा से यूनिट 10 रुपए का पड़ेगा गवर्नमेंट को, 9 रुपये 40 का, मतलब 10 रुपए लगा लें आप। नहीं, 60 पैसा बहुत बहुत बड़ी रकम होती है। फिर वो सारिफ तक पहुंचेगा 12-13 रुपए में। नहीं जी, ये जो है ये जो टैरिफ है ये वो मर्ज हो जाएगा और उसके बाद जो है ना जो एक एवरेज टैरिफ जो होता है वो हम देते हैं। और डेफिनेटली ये हमारी जो बिजली जो हम पैदा करते हैं फर्नेस ऑयल से या दूसरे महंगे जो हमारे वो हैं रिसोर्सेज हैं या जो हैं फ्यूल्स हैं, उनके कंपैरिजन में सस्ती है। तो खैर साहब, लेकिन फिर भी हम लोग बिजली इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? हमारे पास माशाल्लाह पानी का इतना ज़ख़ीरा होता है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, सालाना फ्लड्स आ जाते हैं, हम अपना पानी क्यों नहीं स्टोर करते हैं? हम इंपोर्ट क्यों करते हैं पानी से बनी हुई वही बिजली? देखिए, जो चीज़ जो है इम्पोर्ट अगर आपको फौरी तौर पर मुयस्सर आ जाए और सस्ती मुयस्सर आ जाए तो वो इम्पोर्ट भी कर लेनी चाहिए। आई थिंक ये एक अच्छा माशी फ़ैसला है और सारी दुनिया करती है। अमेरिका जो है सारी जहान की चीज़ें जो है वो चाइना से इम्पोर्ट करता है, आप चूँकि सस्ती पड़ती हैं उनको। आप चूँकि वज़ीर दिफा भी हैं तो मुझे बताएं कि इस ट्रांसमिशन लाइन ने चूँकि अफगानिस्तान से भी गुजर के पाकिस्तान की तरफ आना, अफगानिस्तान ने हमसे पैसे लेने हैं वो उस राहदारी के, उस ट्रांजिट फ़ी के, सो इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो गार्ड करेंगे। ऑलरेडी ताजिस्तान की लाइन जो है वहाँ पे ऑलरेडी डली हुई है, वो काबुल तक। लेकिन लास्ट ईयर तालिबान ने अटैक किया था एक और ट्रांसमिशन लाइन पे जिसकी वजह से वो कंदूज वाली ट्रांसमिशन लाइन अफेक्ट हुई थी। देखिए वो एक दैट इज़ टेम्पररी एक फेज़ होता है और उसकी जो ऑल्टरनेट्स जो हैं या उसके जो एमरजेंसी जो रिप्लेसमेंट है वो मौजूद होती है। अगर आप ये कहें तो बलूचिस्तान में हमारी भी ट्रांसमिशन लाइन उड़ती रहती थी, अब नहीं उड़ती, अल्लाह का फजल है। गैस पाइपलाइन हमारी ब्लो अप होती थी बलूचिस्तान में, अब नहीं ब्लो अप होती। तो वक्त के साथ साथ जो है इट शुड नॉट डिटर अस फ्रॉम स्टार्टिंग दिस प्रोजेक्ट। सेफ प्रोजेक्ट है, सिक्योरिटी वाइज। जी सेफ प्रोजेक्ट्स है। बाकी सिक्योरिटी सिचुएशन तो सारी दुनिया में इसी तरह है। आप ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं वो कहीं भी उठ सकती हैं, पाइपलाइंस कहीं भी उठ सकती हैं, वो तो वीराने में से गुजरती हैं। इट्स वेरी इजी टू ब्लो देम अप। अच्छा, काबुल से आप लोग ट्रांसमिशन लाइन लेके आ रहे हैं पेशावर, जो कि आपके सियासी मुखालिफिन का गढ़ है, वहाँ पे आप AC-DC कन्वर्टर स्टेशन भी बनाएंगे, तो वो लोग इस्तीफे का मुतालबा करते हैं, आप लोग मंसूबे बना रहे हैं वहाँ पे। वो जो उन्होंने काम करना है वो काम करें, जो हमने काम करना हम काम करें। बहुत शुक्रिया ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब।
जी, इस वक्त हम उस ख़ास जगह पर मौजूद हैं जहां पर कासा 1000 के तारीख़ी मंसूबे का अब से कुछ देर के बाद साइनिंग सेरेमनी होने जा रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पाकिस्तान का झंडा लगा है। यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी नशिस्त संभालेंगे। उनके बिल्कुल साथ किर्गिज़ रिपब्लिक का झंडा लगा है, उसके साथ ताजिकिस्तान का झंडा है और वर्ल्ड बैंक की भी एक नशिस्त रखी गई है। वर्ल्ड बैंक जो कि मेन फाइनेंशियल 1.17 बिलियन डॉलर्स के प्रोजेक्ट का, जिसके तहत 1222 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी। किर्गिज़ रिपब्लिक और ताजिकिस्तान ये प्रोडक्शन करने वाले, बिजली की प्रोडक्शन करने वाले यानी कि होस्ट कंट्रीज़ होंगे और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो हैं वो गेस्ट कंट्रीज़ होंगे, रिसीविंग कंट्रीज़ होंगे, जो कि 1300 मेगावाट में से अपना अपना हिस्सा वसूल करेंगे। बहुत तारीख़ी मंसूबा है ये, जिसमें अमेरिका ने अपना इंटरेस्ट शो किया है, रशिया ने अपना इंटरेस्ट शो किया है। पिछले कई सालों की डेलिब्रेशन है, कई सालों की टॉक्स है, बहुत जगह पर ये टॉक्स डिस्टर्ब भी हुई, लेकिन सेंट्रल एशिया ने, साउथ एशिया ने जब डिसाइड कर लिया कि रीजनल कनेक्टिविटी करनी है और यूरोपियन यूनियन की तरह, अफ्रीकन यूनियन की तरह इस एशिया को भी एक यूनियन बनाना है, एशियन कॉन्टिनेंट को भी आपस में कनेक्ट करना है, तो फिर रास्ते में कोई रुकावट नहीं रही। कासा 1000 हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी का मंसूबा तो है ही, पाकिस्तान को 1000 मेगावाट के करीब बिजली मिलेगी, लेकिन 2018 के बाद से मिलना शुरू होगी। बिजली की कीमत 10 रुपये फ़ी यूनिट बताई जा रही है। सारिफ तक कितनी पहुंचेगी, कितने पैसों में पहुंचेगी, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। 2018 में ये मंसूबा मुकम्मल होगा तो उसके बाद ये बिजली की किल्लत को पूरा कर सकेगा। ख़ासतौर पे समर टाइम, मई से लेकर सितंबर तक का जो महीना है, जो पीरियड है, उसके लिए ये कासा 1000 केटर करेगा, क्योंकि इन महीनों में, गर्मियों के इन महीनों में किर्गिज़ रिपब्लिक में और ताजिकिस्तान में पानी की बहुतात होती है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, बारिशें आती हैं, जिसकी वजह से ये पानी को ज़ख़ीरा करके उससे बिजली प्रोड्यूस करते हैं, एक्सेस बिजली प्रोड्यूस करते हैं, जो ना सिर्फ इनकी डोमेस्टिक ज़रूरियात भी पूरी करती हैं बल्कि ये एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो उस एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान फ़ायदा उठाने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि किर्गिज़ रिपब्लिक में पिछले 3 सालों से पानी की शॉर्टेज है, बारिशें उस तरह से नहीं हो रही, ग्लेशियर्स उस तरह से नहीं पिघल रहे, और किर्गिज़ रिपब्लिक भी ताजिकिस्तान से बिजली इंपोर्ट कर रहा है और काज़ाकिस्तान से भी उसने बिजली इंपोर्ट की। तो ये कुछ हर्डल है, इस तरह की 2-3 हर्डल्स और भी हैं, ख़ासतौर पर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, लेकिन बहरहाल ये एक तारीख़ी मंसूबा है। इसके तमाम आस्पेक्ट्स, इसके प्रॉस एंड कॉन्स, इनसे हम आपको आगाह करेंगे। अभी इस मैप के ज़रिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कासा 1000 का रूट क्या है और कितना स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है इस रूट की। आप देख सकते हैं कि ऊपर किर्गिज़ रिपब्लिक, किर्गिज़स्तान, वहाँ से ये शुरू होगा, वहाँ पे एक सब स्टेशन लगाया जाएगा जहाँ पर बिजली की प्रोडक्शन होगी। वहाँ से ये दोशंबे पहुँचेगा ताजिकिस्तान, यहाँ पर भी बिजली की प्रोडक्शन होगी, सब स्टेशन लगाए जाएंगे, 2 सब स्टेशन लगाए, 3 सब स्टेशन बल्कि लगाए जाएंगे। और जब बिजली यहाँ पर आके पहुँचेगी संगतूदा के 1300 मेगावाट, तो यहाँ से फिर आगे ट्रांसमिशन मजीद शुरू हो जाएगी टू द गेस्ट कंट्रीज, टू द रिसीविंग कंट्रीज। अफगानिस्तान आएगी, काबुल आएगी और काबुल से फिर ये चलती हुई नीचे पेशावर तक आएगी और पेशावर से फिर ये नेशनल ग्रिड में शामिल हो जाएगी। पेशावर में आप जानते हैं कि इमरान खान साहब की पार्टी की हुकूमत है, ना सिर्फ उनके सूबे को फ़ायदा होगा बल्कि वहाँ से जो नेशनल ग्रिड में बिजली जा रही होगी तो पूरे मुल्क को फ़ायदा होगा। पेशावर में एक सब स्टेशन लगाया जाएगा ACDC 700 मेगावाट का, जहाँ से फिर ये नेशनल ग्रिड में मुंतकिल की जाएगी बिजली। कासा 1000 है तो सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया का प्रोजेक्ट, लेकिन दुनिया भर की नज़रें इस तारीख़ी प्रोजेक्ट पे हैं और दुनिया भर का इंटरेस्ट क्या है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्रंट रो में मुबस्सरीन ऑर्गेनाइजेशंस बैठी हुई हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं दुनिया भर की आलमी तंजीमें हैं, इकनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, यूनाइटेड नेशंस के मुबस्सरीन यहाँ पर आए हुए हैं। तो इन सब का इंटरेस्ट है, इन सब की नज़रें हैं, पूरी दुनिया की नज़रें हैं आज कासा 1000 की लॉन्चिंग सेरेमनी पर।
इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी सेक्रेटरी पानी और बिजली यूनुस ढागा साहब। अस्सलाम वालेकुम यूनुस साहब। और 5000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं, दुनिया भर के मुबस्सरीन यहाँ पे आए हुए हैं। इसके अलावा भी पूरी दुनिया की नज़र है इस तारीख़ी और बहुत बड़े मंसूबे पे। लेकिन इतने बड़े मंसूबे से पाकिस्तान के लोगों को क्या मिलेगा? देखें, पाकिस्तान के लोगों को इस जो हमारा बिजली का बहरान है उसके हल के लिए, ये चूँकि ये हमें जो बिजली मिलेगी इस पूरे ये गर्मियों के अरसे में मिलेगी, और हमारा बहरान भी बिजली का एक्यूट हो जाता है गर्मियों के अरसे में। एक क्लीन एनर्जी मिलेगी, हाइडल एनर्जी मिलेगी, और दूसरा इस खत्ते के अंदर जो हम अमन की कोशिश कर रहे हैं, इस खत्ते के अंदर हम जो कोशिश कर रहे हैं कि भाईचारगी हो, लोगों के साथ एक अमन अमान का एक सूरत हाल हो, तो वो पूरा एक रीजन हमारे साथ इस सारे प्रोजेक्ट में चलेगा। ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो ये एक बहुत अच्छी साइन है फॉर द फ्यूचर, फॉर द रीजनल इंटीग्रेशन, कि लोग जब खत्ते में हमारी बायमी हमांगी होगी और एक दूसरे के हम जब ट्रेड में और दूसरी चीज़ों में भी हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। ये एक बड़ा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं एंथुजियाज़म यहाँ लोगों में, यहाँ के चारों मुल्कों में। इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट की तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हम अब तक यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमने सारे एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं, प्रोजेक्ट को हमने साइन कर लिया है, और अब हमें उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी टाइम पे करेंगे। थैंक यू सो मच सर। वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर्स वगैरह कहते थे कि आप चेकअप करवाएं, उसके लिए वक्त मैं नहीं ढूंढ सका। आप जानते हैं 2009 में एक मसला बन गया था, तो उसके बाद फिर चेकअप हुआ नहीं। अभी डॉक्टर्स ने कहा था कि आपको दोबारा आके डिटेल चेकअप कराना पड़ेगा, तो जाऊंगा। मैं उस ख़ानदान का एक फ़र्द हूँ। ये ख़ानदान बिज़नेस से पॉलिटिक्स में आया है, सियासत में आया है, सियासत से बिज़नेस में नहीं गया। ये बड़ा फ़र्क है, इसको मलूज़े खातिर रखिए। सियासत में आके खोया है, पाया कुछ नहीं है। लोग तो सियासत से पाके बिज़नेस में आते हैं और बहुत पाते हैं। 1937 से पाकिस्तान बनने से पहले का अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस है। 1971 में बहुत बड़ा धचका लगा हमें, और फिर नेशनलाइजेशन हुई। ईस्ट पाकिस्तान में जो फैक्ट्री थी वो वहाँ चली गई, और वेस्ट पाकिस्तान की फैक्ट्री भुट्टो साहब ले गए। एक दमड़ी मुआवजा नहीं मिला। किसी ने पूछा नहीं कि आप किस हाल में रहते हो। सवाल मेरा ये है कि जुमे को पार्लियामेंट में जाके आप अपने और अपनी फैमिली के असासों की तफसीलात की वजाहत फरमाएंगे? कोई भी शख्स जो है कमीशन बनने की कोशिश ना करे। मैं सियासतदानों की बात कर रहा हूँ। कमीशन है, और कमीशन वाली बातें कमीशन में होंगी, पार्लियामेंट वाली बातें पार्लियामेंट में। कमीशन का इंतज़ार है, और मेरी दिली ख्वाहिश है कि कमीशन बने। दिली ख्वाहिश है ताकि हर चीज़ बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से कौम के सामने आए। उनका टारगेट करप्शन नहीं है, करप्शन को ख़त्म करना है। उनका टारगेट नवाज शरीफ है। ये सवाल और जवाब की खातिर नहीं हो रहा, ये सियासत की खातिर हो रहा है। और आप जानते, मुझे तो कुछ लोगों ने तो पहले दिन से वज़ीर-ए-आज़म तस्लीम नहीं किया। वो तो न जाने मुझे किस तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म पिछले 3 सालों से। धरनों के अलावा उनका क्या एजेंडा है, और सड़कों पे एहतजाज के अलावा क्या एजेंडा आपने देखा है? मैं तो खुद चल के गया था वहाँ उनके घर में, वहाँ बैठ के बात हुई। जब वो ज़ख्मी हुए थे तो मैं गया था उनको मिलने हॉस्पिटल में। तो उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल हम जो है वो देंगे गवर्नमेंट का साथ पाकिस्तान की तरक्की के लिए। अब जबकि पाकिस्तान की तरक्की हो रही है तो उनको साथ देना चाहिए। नैब से इंक्वायरी पे हुकूमत राजी होगी? नैब से इंक्वायरी पे हमने तो देखें, अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर बनता है उसके मुकाबले में नैब की क्या हैसियत है? अगर
सुप्रीम कोर्ट का कमीशन नहीं बनता? जब ऐसी सूरत अगर आई सामने तो फिर बैठ के मशवरा करेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या कैसे किया जाना चाहिए। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के इस कमीशन की जो हमने लिख दिया है उसके बाद ऑपोजिशन का ये रवैया जचता नहीं है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। उनको मेरा ख्याल है कि जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। प्रोडक्शन बढ़ेगी, 100% बिजली इंडस्ट्री को आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बिजली इंडस्ट्री को मिल रही है और 1.5 साल से मिल रही है। 100% गैस मिल रही है इंडस्ट्री को। लोड शेडिंग भी पिछले सालों के मुकाबले में बहुत कम है। कहाँ 12-12, 18-18 घंटे लोड शेडिंग होती थी, अब तो शहरों की बात कर रहा हूँ मैं, विच इज़ नाउ रिस्ट्रिक्टेड टू 6 आवर्स, मैक्सिमम 6 आवर्स। 2018 तक जो इंशाल्लाह लोड शेडिंग है अल्लाह के फल से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हमारी प्रोडक्शन जो है या जनरेशन जो है वो डिमांड से सरप्लस हो जाएगी। हमारे सामने मंसूबे लग रहे हैं, LNG पावर प्लांट्स हैं। LNG पावर प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जो 3 है, जो 3 प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, उसमें हमारी मेहनत और कोशिश से यानी तकरीबन $1 बिलियन की सेविंग हुई है, 100 अरब रुपए। आजकल के ज़माने में ये मामूली सेविंग नहीं है। कभी पाकिस्तान की तारीख़ में किसी मंसूबे के अंदर इतनी सेविंग्स कभी हुई हैं, बल्कि 1 पेनी की सेविंग नहीं होती। और फिर बिजली भी सस्ती मिलेगी इसकी हमें, तो बहुत ही मैं समझता हूँ कि ये मिसाली हैं ट्रांसपेरेंसी या शफाफियत के हवाले से, कारकर्दगी के हवाले से और अपनी स्पीड के हवाले से। और अगर इसी स्पीड पे हम पाकिस्तान के अंदर बाकी मंसूबे भी या तरक्याती मंसूबे लगने शुरू हो जाएं तो पाकिस्तान को और चाहिए क्या। ये कल्चर हम चेंज कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 15-20 सालों से बदकिस्मती से बन चुका है। जब मैं पिछली दफ़ा वज़ीर आज़म था तो इस तरह का कल्चर नहीं होता था जो कि आज हमने देखा है। हम इसको तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। बेहतरी आ रही है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है, जिसका मैं नहीं सर्टिफिकेट देता, दुनिया सर्टिफिकेट देती है। और एक पैसे को हमने अमानत समझ के खर्च किया है, इसलिए तो इतनी बड़ी रकम बचत में आ रही है जिससे हम और मंसूबे लगा सकेंगे। कासा की आपने जो बात की, 1000 मेगावाट बिजली पाकिस्तान को आएगी, 300 जाएगी अफ़गानिस्तान को और 5 महीने साल में ये बिजली पाकिस्तान को मिलेगी। और इससे हमारे सेंट्रल एशिया के साथ ताल्लुकात मजबूत होंगे। आजकल दुनिया के अंदर जो रिलेशनशिप है बायलैटरल, वो इकॉनमी के गिर्द घूमती है और ट्रेड के गिर्द घूमती है, तो इसलिए इकोनॉमिक कोऑपरेशन के गिर्द घूमती है। हमारे दरवाजे के पास ही, घर के पास ये ममालिक हैं और हमने आज तक कभी कोई संजीदा कोशिश नहीं की इनके साथ ताल्लुकात को पैदा करें। पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है। ताजिकिस्तान से ताल्लुकात हैं मेरे, उनके सदर के साथ जो ज़ाती एक दोस्ती है, ताल्लुक़ है, वो आपने उसकी झलक देखी होगी अभी इस दौरे में। तो हमें अभी उज़्बेकिस्तान से भी बात हुई है, दूसरे मुल्कों के से भी, हमारी तुर्कमेनिस्तान से बात हुई है। अमन चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये अमन चाहने की पॉलिसी मेरी आज की नहीं है, ये 1990 से है। आप जानते हैं वाजपेयी से मुलाकात 1990s में हुई थी। वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकते जिनके हमसाए आपस में बात करने पर तैयार ना हो। वो मुल्क जो हों भी एक दूसरे के हमसाए और हॉस्टिलिटी का एक एटमॉस्फेयर हो, बिल्कुल एक दुश्मनी का, मुखालफत का एटमॉस्फेयर हो, मुल्क क्या तरक्की करेंगे। और हमें ये डेंग शाओपिंग ने ये बात कही थी कि अगर चाइना ने तरक्की करनी है तो उसके अपने हमसायों के साथ मामलात को दुरुस्त करना होगा
और चाइना ने तरक्की करनी है तो फिर आइसोलेशन को ख़त्म करना होगा, दुनिया के साथ रवाबित बढ़ाने होंगे ताकि इन्वेस्टमेंट आए। बड़े जल्दी उन्होंने अपने फैसले किए थे। हमने भी ये फैसले 1990s में कर लिए थे, लेकिन फिर इन फैसलों पे पानी फेर दिया गया। आज भी मैं समझता हूँ कि हमें अपने इन मामलात को उसी तरह से देखना होगा जिस तरह से हमने 1990s में देखा था, और फिर तरक्की तभी मुमकिन है। वरना ऐसे मुल्क जो आपस में हमेशा मुखालफत और हॉस्टिलिटी के माहौल में रहें, तरक्की नहीं हो सकती। हिंदुस्तान के साथ मामलात हैं, उनको हिंदुस्तान ने भी एड्रेस करना है, हमने भी एड्रेस करना है। हमारे भी कंसर्न्स हैं, उनके भी कंसर्न्स हैं। अफ़गानिस्तान हमारे भी कंसर्न्स हैं, उनके भी कंसर्न्स हैं, लेकिन इन कंसर्न्स को एड्रेस किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते।